आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वैसे तो कंटेंट्स को ब्रीफली मैं आपको बता ही चुका हूं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स क्या होते हैं, लेकिन एक बारी ब्रीफली हम सेक्शन 4 सब सेक्शन फर्स्ट को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ लिमिटेड कंपनी मस्ट स्टेट द फॉलोइंग। ठीक है बेटा, कोई लिमिटेड कंपनी है तो उसके मेमोरेंडम में क्या लिखा जाएगा, आप ध्यान से इस बात को नोट करेंगे। The memorandum of a limited company must state the following: the name of the company with limited as the last word in case of a public limited company, and private limited as its last word in the case of private company। और इसको बोला जाएगा नेम क्लोज। इस चीज को फर्स्ट यानी जो फर्स्ट कंटेंट है मेमोरेंडम का, उसे हम बोलेंगे नेम क्लोज। तो जब हम नेम क्लोज फर्दर रेफर करेंगे कंपनी लॉ में कहीं भी, तो आप बेटा समझ जाना कि हम क्या चीज रेफर करना चाहते हैं। हम रेफर करना चाहते हैं फर्स्ट कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दैट इज नेम क्लोज। नेम क्लोज पढ़ने से हमें ये पता चल रहा है कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो हम लिमिटेड कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स को देख रहे हैं। ठीक है बेटा, अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो सपोज कीजिए, मान लीजिए कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो इसका नाम कुछ इस तरह से होगा, XYZ लिमिटेड। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नेम क्लोज को पढ़कर ही आपको ये पता लग सकता है कि कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मान लीजिए अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है तो नाम के पीछे सफिक्स होगा प्राइवेट लिमिटेड, राइट। पब्लिक कंपनी के केस में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में कंपनी के नाम के सामने पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में पब्लिक के नाम के सामने सफिक्स होगा लिमिटेड, राइट। सफिक्स होगा लिमिटेड। सफिक्स मतलब जो नाम के पीछे जोड़ा जाए उसे बोलते हैं सफिक्स, राइट। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में नाम के साथ सफिक्स होगा प्राइवेट लिमिटेड। जैसे आपका नाम है पंकज खुराना, खुराना इज द खुराना इज द सफिक्स टू द पंकज। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ध्यान से सुनिए। आपका नाम है मान लीजिए पंकज, आपका नाम है पंकज खुराना, राइट। तो खुराना क्या है बेटा? खुराना इज सफिक्स, यानी जो नाम के पीछे जुड़ा जाए उसे कहते हैं सफिक्स। अगर नाम के पहले जोड़ा जाए, जैसे मान लीजिए आपका नाम है भाटिया पंकज, भाटिया पंकज, ठीक है। तो भाटिया क्या है? भाटिया आपके नाम के सामने प्रीफिक्स है, राइट। जो आपके नाम के पहले आए उसे प्रीफिक्स कहते हैं, और जो नाम के बाद में आए उसे सफिक्स कहते हैं, राइट। तो नेम क्लोज में हम क्या जानेंगे? नेम क्लोज पढ़ के हमें ये पता चल जाएगा कि हम एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ डील कर रहे हैं या हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ डील कर रहे हैं। तो मैंने जैसा कि आप बताया बेटा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। कोई भी पर्सन, कोई भी माइका लाल, शाबाश, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो सबसे पहले वो ये देखेगा कि कंपनी का कंपनी के बारे में जो बेसिक जानकारी जुटाएगा, वो कहाँ से बेसिक जानकारी जुटाएगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ के। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट क्लोज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड नेम क्लोज। आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, शाबाश बेटा। फर्स्ट क्लोज, नेम क्लोज, राइट। The first clause of the memorandum of association is name clause। शाबाश बेटा। बी, फर्स्ट हमने डिस्कस किया बेटा। सेकंड, द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड, सिचुएशन क्लोज। यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ने के बाद हमें पूरा एड्रेस, फुल एड्रेस नहीं पता चलेगा कंपनी का, हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि कंपनी किस स्टेट में रहती है। ठीक है बेटा, कंपनी का फुल एड्रेस हमें और दूसरे डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर पता चल जाएगा। ठीक है, हमें कंपनी का फुल एड्रेस मिल जाएगा, लेकिन जहां तक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सवाल है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्टेट का नाम लिखा होगा जिस स्टेट में कंपनी रजिस्टर्ड है। ठीक है, अगर आपकी कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड है तो यहाँ दिल्ली का नाम लिखा होगा।
अगर आपकी कंपनी हरियाणा में सिचुएटेड है तो हरियाणा का नाम लिखा होगा, राजस्थान में है तो राजस्थान का नाम लिखा होगा। इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, ध्यान रखना बेटा, कंपनी के मोर देन वन ऑफिस हो सकते हैं, लेकिन किस स्टेट का नाम लिखा जाएगा, जहां पे आप जहां पर आप कंपनी का जहां पे आप अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस खोलना चाहते हैं, उस स्टेट का नाम लिखा जाएगा। शाबाश बेटा। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, थर्ड थर्ड को, और इसे बोला जाएगा क्या, सिचुएशन क्लोज, राइट बेटा। तो फर्स्ट फर्स्ट कंटेंट को बोला जाएगा नेम क्लोज, और दूसरे कंटेंट को बोला जाएगा सिचुएशन क्लोज। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि वो ये कि आप इसको इसी ऑर्डर में याद करें, ठीक है। आप इस ऑर्डर को चेंज ना करना, एग्जाम में आ जाए व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एग्जामिनेशन क्वेश्चन नोट कर लो, व्हाट आर बेसिक हिट क्वेश्चन है कंपनी लॉ का, चाहे कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो तो बड़ा हिट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फर्स्ट इज द नेम क्लोज, सेकंड इज द सिचुएशन क्लोज, थर्ड ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स बेटा, थर्ड को बोला जाएगा बेटा क्या, ऑब्जेक्ट क्लोज, राइट। थर्ड को बोलेंगे क्या, ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज पढ़ने के बाद हमें ये पता चलेगा कि कंपनी किस काम को, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किस काम को, किस ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए कंपनी को बनाया गया। तो ऑब्जेक्ट क्लोज को पढ़ के हमें ये पता चलेगा कि कंपनी की कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी क्या है, क्या जो काम, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम कंपनी के साथ करें, दैट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी वारंटेड बाय ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ द कंपनी, ठीक है बेटा। अगर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी किस किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अगर आप एक सॉफ्टवेयर बनाने की वाली कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी की जरूरतें क्या क्या हो सकती हैं। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए आप बैंक में एक लोन ऑफिसर हैं, मान लीजिए बैंक में आप एक लोन ऑफिसर हैं और आपके पास एक सॉफ्टवेयर कंपनी आती है लोन लेने के लिए। तो आपने पूछा, बीइंग द लोन मैनेजर, आपने पूछा, बैंक में लोन ऑफिसर हैं आप, आपने पूछा भाई आप कंपनी हैं, आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो कंपनी के बिहाफ पर लोन लेने के लिए आए हैं, तो आप ये बताइए भाई लोन का करोगे क्या। वो कहता है कि लोन का मैं बुलडोजर खरीदूंगा। क्या खरीदूंगा, बुलडोजर। और कंपनी कौन सी है, सॉफ्टवेयर कंपनी। एक सॉफ्टवेयर कंपनी को बुलडोजर की जरूरत क्या है, पहले तो ये बता दो, ठीक है बेटा। तो आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, आप कहेंगे कि लाइए भाई अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लेकर आइए, दिखाइए। आप बैंक के डायरेक्टर हैं, आपके टेबल के उस तरफ वो बैठा है बंदा जो कह रहा है कि मैं कंपनी का एमडी हूँ और मुझे कंपनी के बिहाफ पर लोन चाहिए, और मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी बना रहा हूँ, लेकिन खरीदना क्या चाहता हूँ, मैं खरीदना चाहता हूँ बुलडोजर। अरे भाई सॉफ्टवेयर कंपनी बना रहा है, बुलडोजर का क्या करेगा। तो ये क्वेश्चन हमें उससे पूछना चाहिए, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको विजिलेंट रहना है अगर आप एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और जो आदमी कंपनी के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है उसकी पर्सनल लायबिलिटी कोई नहीं होती। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। जो पर्सन कंपनी के बिहाफ पर आपसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आया है उसकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, उसकी लायबिलिटी तो एक्चुअली कंपनी की है, और कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है। तो आपका पैसा का नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए आपको विजिलेंट रहना है, ध्यान देना है जब भी आप एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लोन लेने का, लोन देने का, वट एवर कॉन्ट्रैक्ट यू आर गोइंग टू एंटर विद द कंपनी, यू मस्ट रीड द ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ दैट कंपनी। इज दैट क्लियर बेटा, शाबाश। तो the state the objects for which the company is proposed to be incorporated and any matter considered necessary in furtherance thereof। तो ऑब्जेक्ट क्लोज में दो बातें लिखी होंगी, ध्यान से सुन लो। एक तो कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, और कंपनी अपने मेन ऑब्जेक्ट की पूर्ति के लिए क्या क्या दूसरे काम कर सकती है। आप ध्यान से नोट कर लेना बेटा। आप सी पॉइंट को अच्छे से पढ़िए बेटा, शाबाश। सी पॉइंट को आप अच्छे से पढ़िए। ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड एनी मैटर कंसीडर्ड नेसेसरी इन फर्दरेंस। फर्दरेंस मतलब उस काम को बढ़ावा देने के लिए, फर्दरेंस मतलब बढ़ावा देना, किसी चीज को बढ़ावा देना, ठीक है। आप जो भी काम आपका मेन है उस काम को करने के लिए, फर्दरेंस आगे बढ़ाने के लिए आप कोई और भी काम कर सकते हैं। दैट नथिंग इन दिस क्लोज शैल अप्लाई टू कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। जो सेक्शन 8 वाली कंपनी है बेटा, फर्दर हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 8 वाली कंपनी के लिए प्रोवाइडेड नथिंग दिस दैट नथिंग इन दिस क्लोज शैल अप्लाई टू कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। अभी कम समय है, कम समय में सेक्शन 8 की बात नहीं करता, नेक्स्ट सेशन में जरूर आपके साथ सेक्शन 8 की बात करूंगा। तो सेक्शन 8 की कंपनी को, सेक्शन 8 वाली कंपनी को बेटा, ठीक है, ये क्लोज सी अप्लाई नहीं होता।
सेक्शन 8 की कंपनी कौन सी होती है, थोड़ा सा बस फर्दर थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो बेटा। सेक्शन 8 में आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप बनाते हैं, यानी आप सेक्शन 8 में आप ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं जिसका मेन ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है, प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। आपका मेन ऑब्जेक्टिव है समाज की सेवा करना, कल्चर को बढ़ावा देना, धर्म को बढ़ावा देना, रिलीजन को बढ़ावा देना, किसी आर्ट को बढ़ाना, किसी स्पोर्ट्स को बढ़ाना, पैसा कमाना नहीं। तो सेक्शन 8 की कंपनी के लिए ये क्लोज अप्लाई नहीं करता। सेक्शन 8 की कौन सी कंपनी है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के लिए। अगर आप अपनी कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग के लिए बनाना चाहते हैं तो आप नॉर्मली कंपनी को रजिस्टर करवाएंगे। अगर आप अपनी नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाना चाहते हैं तो आप सेक्शन 8 के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ठीक है सर, बात समझ में आई कि नहीं आई? ऑब्जेक्ट क्लोज को पढ़ने के बाद शाबाश, फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट क्लोज पढ़ेंगे, द लायबिलिटी क्लोज। राइट बेटा, लायबिलिटी क्लोज, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए। ठीक है, लायबिलिटी क्लोज क्या बताएगा, नेचर ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है। ये ये बात लोगों के समझ में नहीं आती, बहुत सारे लोगों को। लोग कहते हैं कि कंपनी बेटा ध्यान से सुन लो मेरी बात, कंपनी की लायबिलिटी इज ऑलवेज अनलिमिटेड, दैट इज मेंबर्स लायबिलिटी विच इज लिमिटेड और अनलिमिटेड इन ए कंपनी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। तो लायबिलिटी क्लोज क्या बताएगा, कंपनी की लायबिलिटी नहीं बताएगा, कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी बताएगा। वो यूजुअली जनरली इग्नोरेंटली इनएडवर्टेंटली बोलने में ऐसा आ जाता है कि कंपनी की लायबिलिटी ऐसी है। कंपनी की लायबिलिटी कभी लिमिटेड या अनलिमिटेड नहीं होती, कंपनी की लायबिलिटी तो हमेशा अनलिमिटेड है बेटा। कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड या अनलिमिटेड हो सकती है, या लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी वेदर लिमिटेड और अनलिमिटेड एंड आल्सो स्टेट लायबिलिटी क्लोज। राइट बेटा, तो लायबिलिटी क्लोज में हमें पता चलेगा कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, या लिमिटेड बाय गारंटी है। इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, that the liability of its member is limited to the amount unpaid if any on the shares held by them। ठीक है, आइए पहले क्लोज 1 को सीखेंगे। कहते हैं कि लिमिटेड बाय शेयर के केस में क्या है लायबिलिटी, कंपनी क्या है, लिमिटेड बाय शेयर। तो आपकी कंपनी क्या है, ध्यान से सुन लीजिए बेटा। आपकी कंपनी है, जो कंपनी आप बनाने जा रहे हैं वो है लिमिटेड बाय शेयर्स, और लिमिटेड बाय शेयर्स, लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है। फिर मैं बोल रहा हूँ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एक्चुअली क्या है, लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर। सही तरह से बोले तो क्या है, लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, लायबिलिटी, और ज्यादा सही तरीके से बोलो, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, लेकिन वो बोलने में, जल्दी जल्दी बोलने में लिमिटेड बाय शेयर्स आ जाता है बेटा बोलने में। कंपनी कैसी है, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड बाय शेयर। इसका मतलब मान लीजिए कि एक शेयर की कीमत है 100 रुपए। ठीक है, और वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ वन शेयर, वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी है, 100 रुपए है। ठीक है, पेड अप है बेटा, पेड अप अमाउंट कितना है, पेड अप अमाउंट 0 है, पेड अप 50 है, पेड अप 100 है। ठीक है, यानी अभी आपने कुछ पे नहीं किया। 3 केस मान रहे हैं कि अभी आपने कुछ पे नहीं किया, आप 50 रुपए पे कर चुके हो, आप 100 रुपए पे कर चुके हो। ठीक है बेटा, आइए अब इन तीनों केस में मेंबर्स की लायबिलिटी को डिस्कस करेंगे। मेंबर्स लायबिलिटी, मेंबर्स लायबिलिटी, आइए इन तीनों केस में मेंबर्स की लायबिलिटी डिस्कस करेंगे। शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, पेड अप कितना है, 0। ठीक है, पेड अप कितना है, 0। तो एक केस और, इसको थोड़ा सा डीपली एनालिसिस कर लें। ठीक है, अनपेड अप अमाउंट कितना है, अनपेड अप अमाउंट, अनपेड अप अमाउंट है इसमें 100, इसमें 50, इसमें 0। ठीक है बेटा, अब फर्स्ट केस में लायबिलिटी कितनी है मेंबर की, 100, दूसरे केस में लायबिलिटी कितनी है, 50, और तीसरे केस में लायबिलिटी कितनी है, 0। तो इन अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर, ध्यान से सुन लो, in a company which is limited by share, member is liable to the extent of unpaid amount on each share। ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, रिवर्स कर करके बार बार सुन लेना। in a case of company limited by shares, liability of member is limited to the extent of unpaid amount on each share। पहले केस में unpaid amount कितना है, पहले केस में अनपेड अमाउंट है जी 100 रुपए, तो लायबिलिटी कितनी है, 100 रुपए। दूसरे केस में अनपेड अप अमाउंट कितना है, 50 रुपए, तो लायबिलिटी कितनी है, 50 रुपए। तीसरे केस में अनपेड अप अमाउंट कितना है, 0, तो लायबिलिटी कितनी है, 0। आपने बहुत ध्यान से इस बात को समझना है। ठीक है,
तो इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर दैट लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड इफ एनी ऑन द शेयर्स हेल्ड